मैं हूं डॉक्टर शाहिद रज़कानी और आप देख रहे हैं हीलिंग पॉइंट। आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो मेरे बड़े भाई हैं। अगर आज आप मुझे इस तरह देख रहे हैं तो उनकी वजह से देख रहे हैं। उनने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया और मुझे मोटिवेट भी किया कि मैं इस फील्ड में आऊँ। तो आज मैंने सोचा कि उनसे आपको मिलवाता हूँ। पेशे के लिहाज से वकील हैं, तो वेलकम करते हैं उनको। भाई वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं आपके बचपन से। आपका बचपन कैसा था, तालीम कहाँ तक हासिल की है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी, बचपन तो लाइक अदर ऑर्डिनरी बॉयज देहात में ही गुजरा। बिल्कुल नॉर्मल सा, गवर्नमेंट के स्कूल से पढ़े और फिर उसके बाद एफएससी तक तो यहीं पे ही सारा चलता रहा सिलसिला। उसके बाद एफएससी के बाद मैं लाहौर चला गया। वहाँ से मैंने बीबी ऑनर्स किया। बीबी ऑनर्स के साथ फिर मैंने बीए किया और फिर मुझे शौक़ हुआ इस्लामिक से प्रोडक्ट डिज़ाइन का पढ़ने का। फिर वो मैंने पढ़ा एनसीए से और फिर उसके बाद जो है ना मैंने लॉ किया। लॉ करने के बाद कुछ अर्सा मैंने जो है ना पुलिस ज्वाइन की और उसके बाद फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया और देन फिर मैंने पीएचडी स्टार्ट किया। तो पीएचडी कर रहा हूँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा भाई, जैसे आपने बताया कि आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम हासिल की, उसके बाद आप पीएचडी भी कर रहे हैं और साथ साथ वकालत भी कर रहे हैं, तो इतना प्रोफेशनल तजाद क्यों है? जी देखिए, पहले तो हमारी कैरियर काउंसलिंग नहीं होती, हमें आइडिया नहीं होता कि हमने किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। हम देखते हैं कि क्या ट्रेंड्स हैं, किस तरह एजुकेशन में जो है ना लोग अगर ये एजुकेशन हासिल करेंगे तो यहाँ पे अच्छा फ्यूचर है, यहाँ पे अच्छा सुनते हैं और उसको फिर हम फॉलो करते हैं। हमारा अंदर क्या है, हम किस तरह मतलब जो है ना हमारा जो एक आप कह लें कि प्रोफेशनल जो क्लैरिटी नहीं होती प्रोफेशन की जो है ना, ठीक है, हमारे गोल्स क्या होते हैं, हमारे जो है ना अपनी मतलब अपनी कैपेबिलिटी क्या होती है, हम किस चीज़ में एक्सेल कर सकते हैं, वो मैं आइडिया नहीं होता इस चीज़ का। और हम इसी वजह से जो है ना फिर कोई भी फील्ड चूज कर लेते हैं। बिजनेस में आना मेरा एक्सीडेंटली था, कोई इस तरह प्लान नहीं था, बस किसी ने कह दिया ये कर लो तो कर लिया। और फिर उसके बाद जब ये कर लिया तो एक्चुअली मेरे जो अपना पैशन था वो ये था कि मैं लॉ करूं, लेकिन मुझे लगता था कि जो लॉ है उसमें कोई पैसे शैसे नहीं है, तो बड़ा ऐसे दलील होना पड़ता है, बड़ा जो है ना कोई कैरियर नहीं है, चीज़ें नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर में जाऊंगा तो वहाँ सीईओ लग जाऊंगा तो पैसे अर्न करूंगा, बिजनेस, ये वो सारी चीज़ें मेरे सामने थी। तो इस वजह से मैंने वो बिजनेस की फील्ड में जाना बेहतर समझा। लेकिन जब मैं ये सारी चीज़ें कर गया फिर मुझे बहुत देर बाद ये ख्याल आया कि यार नहीं, आपका अगर पैशन प्रोफेशन बन जाता है तो मेरे ख्याल में आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। इसी वजह से फिर मैंने दोबारा मतलब इन द लेटर एजेस डिसाइड किया कि मुझे लॉ करना है और मैंने लॉ किया। और लॉ करने के बाद मैंने जब पुलिस ज्वाइन किया हुआ था फिर मैंने रिजाइन किया स्पेसिफिकली इसलिए कि मैं अपने पैशन को परस्यू करूंगा, वही मेरा पैशन मेरा प्रोफेशन होगा। तब जाके जो है ना मैं जब रिजाइन किया तो फिर मैंने जो है ना लॉ को परस्यू किया। अब मैं लॉ को एज अ प्रोफेशन लेके चल रहा हूँ और यही मेरा पैशन भी है, प्रोफेशन भी है, जो कि अब चलेगा। अच्छा, ये भी है कि आपने सीएसएस का एग्जाम दिया, रिटर्न पास हुआ आपका वो एग्जाम, उसके बाद आपका एग्रीगेट नहीं बना, तो आप इसको कहते हैं कि आपकी मेहनत कम थी या कोई लक का कोई इसमें मसला था? नहीं, मैं इसमें तो जो है ना लक का तो नहीं कह सकता। थोड़ा सा कुछ वीकनेसेस हमारी साइड से होती हैं जिसको हम कवर अप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है ना फेलियर देखनी पड़ती है। सीएसएस भी जो है ना एक सॉर्ट ऑफ गोल था, कभी जो ना सीएसएस करेंगे और ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, ये वो सारी चीज़ें थी ज़हन में और उसी को लेके मैं कर रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप एक चीज़ कर रहे होते हो इतनी चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं होता। जब आप एक फेज से गुजर जाते हो फिर अपनी ज़िंदगी को आप जब एनालाइज करते हो चीज़ों को, तो आपको लगता है कि हाँ यार, यहाँ कुछ कमी रह गई थी जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया। तो वो ये था कि लक एक फैक्टर है, लेकिन लक का इतना ज़्यादा मैं नहीं मानता कि इतना ज़्यादा वो है। अब लक ठीक है तो वो इस तरह नहीं है कि 100% लक ही चलेगी। आप अगर मेहनत करते हो और अगर सच्चे दिल से मतलब जो है ना ट्राई कर रहे हो और आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो मेरा ख्याल में
अल्लाह ताला भी फरमाता है लैसल इंसान इल्ला मा सा, आदमी को वही मिलता है जितनी उसकी वो कोशिश करता है। हमारी थोड़ी कोशिश कम होती जाए जिस वजह से जो है ना चीजें रह जाती हैं। ये लक फैक्टर नहीं था, ये जो कमियां कोताहियां थी मेरे एंड से थी जिस वजह से नहीं हो सका। अच्छा, जैसे आपने बताया कि सीएसएस में लक का इतना काम नहीं होता, मुझे ये बताया कि 45,000 जो कैंडिडेट होते हैं वो अप्लाई करते हैं, फिर फिल्टर होके 800 तक रह जाते हैं, फिर उनमें से भी जो एलोकेशन होती है वो 200 से 300 होती है। तो बताएं कि इतना ज़्यादा कैंडिडेट क्यों फेल होते हैं? ये वही चीज़ है, देखो बहुत सारे लोग ना आ जाते हैं कि यार सीएसएस करना है, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, बेरोजगारी है और लोगों में जो है ना जिसे कहते हैं कि एहसास महरूमी भी है। लोगों को लगता है कि सीएसएस एक शॉर्टकट है, तो उसमें जो है ना हमें कोई बेहतर फ्यूचर मिल सकता है, तो बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ट्राई ज़रूर करते हैं, उनमें से जो सीरियस कंटेंडर्स होते हैं वो तकरीबन 2 से 3 हज़ार होते हैं। अच्छा, बाकी सारे ऐसे आए होते हैं, और 2-3 हज़ार में से भी जो है ना फिर वो स्मार्ट स्टडी कोई कर रहा होता है। कुछ लोग जो है ना बस देख रहे होते हैं कि जो है ना मेहनत तो कर रहे होते हैं, लेकिन मेहनत को जो है ना एक चैनलाइज नहीं कर रहे होते प्रॉपर। उसमें जो है ना मैं कहना चाहूँगा जी, आप अगर चीज़ें अंडरस्टैंड करें, सीएसएस में चीज़ें अंडरस्टैंडिंग पे बेस करती है सारी। मेरा नहीं ख्याल के जो है ना अगर कोई बंदा कमिटेड है, अपने गोल में क्लियर है, कंसिस्टेंट है और कॉन्फिडेंट है, सेल्फ बिलीव जिसे आप कहते हैं, तो वो नहीं रह सकता। हमारे यहाँ ये होता है कि एक बंदा कोई 14 घंटे पढ़ लेता है, अगले दिन फिर 8 घंटे पढ़ता है, फिर अगले दिन कोई 18 घंटे, फिर माइंड को थका रहा होता है, चीज़ें जो है ना उस तरह से नहीं वो कर रहा होता, जिस तरह मतलब अंडरस्टैंड कर रहा होता, जिस तरह क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग क्वेश्चन को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। पेपर जो है ना, एक पेपर हल करने का भी एक तरीका है, उसमें क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अपने क्वेश्चन के 3-4 पार्ट्स होते हैं। हम में से बहुत सारे लोग जो है ना एक चीज देखते हैं, हालांकि वो स्पोर्टिंग हो सकता है, मतलब स्पोर्टिंग आइडिया हो सकता है, मेन आइडिया नहीं हो सकता उस क्वेश्चन का। हम स्पोर्टिंग आइडिया पे पूरा का पूरा सवाल हल कर देते हैं, मेन क्वेश्चन को हम साइड पे कर देते हैं। और एक क्वेश्चन को अगर हम टुकड़े करें, उसके जो है ना पोर्शंस बनाएं, तो मेरे ख्याल में 3 से 4 पोर्शंस निकल आएंगे। उसमें से एक मेन होगा, बाकी 3 जो होंगे वो उसके सपोर्टिंग आइडियाज होंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें जो है ना सब्जेक्ट सिलेक्शन मैटर करती है, आपने कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्शन की है और आप किस तरह लेके चले हैं और किस तरह आपकी रूटीन रही है, किस तरह से आपने एग्जाम को अंडरस्टैंड किया और कितनी आपने प्रैक्टिस की है, सबसे ज्यादा ऐसे की। और ये सारी चीजें जो है ना बहुत मैटर करती हैं। लोग बहुत सारी चीजों को जो है ना अंडरमाइन कर जाते हैं, जिसकी वजह से फेलियर रेशियो ज्यादा हो जाती है। अच्छा, एकेडमीज का क्या रोल होता है? एकेडमीज, यार मेरा नहीं ख्याल कि एकेडमीज अब मैंने मनी मेकिंग जो है ना इंस्टीट्यूट्स के अलावा कुछ नहीं रह गए, बस वो पैसे बना रहे हैं, बताते नहीं है कि जो है ना करना क्या है। मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश और एवरीडे साइंस के अलावा कोई ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कोई उसमें साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। ऐसे प्रैक्टिस है, आप उसकी टेक्निक लर्न करें और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद किसी अच्छे आप मेंटोर को जो है ना वो चेक कराएं और उसमें से गलतियां निकलवाएं, क्योंकि ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा जिसमें फेलियर होती है। तो वो एक चीज़ है जिसको पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी किसी चीज़ को आप अगर इस्लामियात को भी पढ़ रहे हैं, पाक फिर भी पढ़ रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल फिर आपको CSS करना चाहिए। CSS करना है आपने तो जो है ना अकेडमीज आपने जाना है, अकेडमीज ने आपको बेसिक चीज़ें बतानी है, आपको ये बताना है कि एग्ज़ाम होता क्या है, किस तरह करना है, चीज़ें किस तरह से मैनेज करनी है, टाइम मैनेजमेंट बताएं, आपको क्वेश्चंस पेपर पढ़ने का तरीका बताएं और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का तरीका बताएं, और इसके अलावा जो एक इंग्लिश ऐसे है उसकी टेक्निक्स बताएं, और उसमें जो ग्रामेटिकल एरर है या जो भी है आप इंग्लिश को दुरुस्त करवाएं। और इंग्लिश ऐसे में तो वैसे भी कहते हैं कि बात बात निकलनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें अगर वो उनको समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो फिर ठीक है। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी एकेडमी है जो इस तरह से किसी को एजुकेट कर रही है, बस सारे पैसे ही बना रहे हैं। अच्छा, अगर किसी ने CSS एग्जाम क्रैक करना है तो कितना टाइम, मतलब कितना उसको स्टडी के लिए कितना टाइम, 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए, 6 बार स्टडी करनी चाहिए, किस तरह वाला प्लान करे? यार देखो, अब इसके लिए मुख्तलिफ है, हर किसी का जो है ना
कैपेसिटी चीज़ों को अब्जॉर्व करने की डिफरेंट है। कुछ लोग इसे 3 मंथ्स में भी कहते हैं कि हमने क्रैक किया, अच्छा, जो कि अनबिलीवेबल है। लेकिन मैं कहता हूँ कि 6 महीने अगर मतलब कोई अच्छा जहन का बंदा है ना, 6 महीने, अदरवाइज 1 साल बहुत है। अच्छा, 1 साल में आप चीज़ें इजीली क्रैक मतलब CSS क्रैक कर सकते हैं अगर आप चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं। आपके पीछे से कोई पहले से चीज़ें आप कर रहे हैं, आपने जो है ना आपका जनरल नॉलेज अच्छा है, आपने चीज़ें मतलब जनरल जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर आपकी कुछ ना कुछ ग्रिप है, और रीडिंग हैबिट है आपकी, आपने चीज़ें रीड की हैं, कुछ चीज़ें आपने इस हवाले से पहले से आपकी कुछ थोड़ी बहुत तैयारी है, तो 1 साल में आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक और एडवाइस चाहिए थी कि अगर आप मतलब कोई पेरेंट्स समझते हैं कि उन्होंने बच्चों को CSS कराना है, तो किस एज से उसकी एजुकेशन स्टार्ट कराएं कि वो इस काबिल हो जाए कि CSS एग्जाम क्रैक कर पाए? यार देखो, CSS ना मैं वैसे ही कहता हूँ कि जो है ना, अगर बच्चे को तैयार करना है तो फिर आप FSC के बाद प्लान करना शुरू कर दो कि इसको कौन से सब्जेक्ट करवाने हैं, ठीक। कौन से इसके ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे। उस हिसाब से जो है ना आप उसको बैचलर्स कराओ, फिर इस हिसाब से मास्टर्स कराओ, और साथ साथ उसकी रीडिंग हैबिट डेवलप होनी चाहिए। आप उसको रीडिंग और दूसरा राइटिंग, ये 2 स्किल्स हैं, अगर वो उसको ऑप्ट कर लेता है, एक रीडिंग और दूसरा राइटिंग, अगर दोनों उसकी इनहांस हो सकती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर वो बच्चा CSS ना कर पाए। रीडिंग और राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अच्छा, CSS में कोई सिफारिश चलती है? और नहीं, ये बिल्कुल ही एक शफाफ किस्म का जो है एग्जाम है, इसमें कोई सिफारिश नहीं चलती। आप इसमें तो गरीब का बच्चा भी जो है ना जब मेहनत करता है तो ऊपर आ जाता है, अच्छा, तो इसमें कोई इस तरह की चीज नहीं, ये सारी मिथ है, ये सारी मिथ है, कोई इस तरह की चीज नहीं। अच्छा, आपने बताया कि आपने पुलिस में भी सर्व की है, आप गस्टेड पोस्ट पे थे, उसके बाद आपने कोविड के टाइम पे रिजाइन किया। हालांकि वो ऐसा टाइम था जब लोगों को जॉब्स चाहिए थी, क्योंकि मुश्किल टाइम था। इसके पीछे क्या वजह थी? देखो यार, ये है कि वाकई में वो एक चैलेंजिंग टाइम था जिसमें लोग जॉबलेस हो रहे थे। बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन था मेरे लिए लेना, जब आपके ऊपर प्रेशर हो, खासतौर पे आपके फ्रेंड्स का, फैमिली का, पेयर्स का, और स्टेज पे अगर आप ये बोल्ड डिसीजन लेते हो तो मेरा ख्याल में जो है ना बहुत बड़ी बात होती है उस स्टेज पे। लेकिन एक्चुअली मैंने आपको जिस तरह बताया कि मुझे कुछ अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपने जो पैशन था मैंने उसको परस्यू करना था, उसी को प्रोफेशन बनाना था। तो मैं फेड अप हो चुका था यार, मैं फिट नहीं बैठता था इस सिस्टम में। मुझे पुलिस शायद उस तरह से सूट नहीं कर पा रही थी जिस तरह लोग इसको अडॉप्ट करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी चीजें मुझे उसमें समझ नहीं आ रही थी, मुझे वो चार्म नजर नहीं आ रहा था मेरे लिए। फिर वो चीजें जो है ना एक जिसे कहते हैं डिप्रेशन का बायस बन रही थी, तो मैं उस डिप्रेशन से निकलना चाहता था। तो वो एक बेस्ट टाइम था, बस जब सारी चीजें एक तरफ हो रही थी तो मैंने कहा यार मैं अब वही करूंगा जो मेरा पैशन है। फिर मैंने वो छोड़ के सारा फिर मैं इस तरफ आ गया। अच्छा, एक जाती नोयत का सवाल है। जी बिल्कुल। आपका ताल्लुक जनूबी पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ से है, उसकी भी एक तहसील है जतोई। तो आपकी जो शादी हुई है चीफ जस्टिस GB की बेटी के साथ, तो ये कैसे हुआ? यार देखो, जोड़े तो आसमानों में बनते हैं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। अब मेरे ख्याल में शायद पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि हम जो इस स्टेज पे है सारा वो पेरेंट्स की वजह से है। पेरेंट्स ने माशाल्लाह अच्छा ब्रॉटअप किया, अच्छी एजुकेशन दी और एक अच्छा इंसान बनाया। और दूसरा ये है कि जब उनका नाम हमारे साथ जुड़ता है तो शायद बहुत सारे लोगों के लिए हम लोग ज़्यादा मतलब एक अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं। तो दूसरा ये, जिस तरह मैंने पहले बताया कि जोड़े तो आसमानों में बनते हैं, तो ये सारा कुछ हुआ और सडन हुआ। बस इसमें ये था कि आसमानों में ये लिखा था, तो बस जब पेरेंट्स आपस में हुई तो उन लोगों को मेरे पेरेंट्स मतलब खास तौर पर बहुत पसंद आए, जिसकी वजह से ये शादी हुई। और अच्छा, इसी से एक सवाल है। कुछ लोगों को लगता है कि आप भी ना अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हैं, जैसे कि आपका हॉस्पिटल हेल्थ कार्ड पे होना, BHU आपको मिला है ब्रेड मीरजार वाला, वो भी लोगों को लगता है कि आपने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया। इसमें कोई सच्चाई है? यार इन्फ्लुएंस वाली तो कोई बात नहीं है। अब कुछ चीज़ें हैं जो हुई हैं लाइफ में, अब मुझे खुद शायद यकीन नहीं था ये सारी चीज़ें कैसे हो गई। अब लेकिन मेरा बिलीफ होता है, जब मैं कोई चीज़ करता हूँ तो बिलीफ होता है कि यार ये लाजमी मतलब हो जाएगा। मैं कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर जो एक बहुत बड़ी चीज़ है ना,
खुद पे एतमाद बहुत है। मैंने अब हॉस्पिटल बनाया था एक, लेकिन वो हॉस्पिटल जब मैं बनाया तो उसी दौरान मुझे वो हॉस्पिटल जो मिला हुआ था, प्रोफेसर हॉस्पिटल, वो मैंने नहीं बनाया था, वो मुझे बना बनाया हेल्थ कार्ड पे अप्रूव्ड मिला था। तो उसकी वजह ये थी कि आपको पता है कि डॉक्टर कुलदीप साहब ने वो बनाया था, उन्होंने अप्रूव कराया, लेकिन जस्ट बिफोर ओपनिंग ऑफ दैट वेरी हॉस्पिटल तो उनकी डेथ हो गई थी 1 वीक पहले, तो जिसकी वजह से वो उसको प्रॉपर ओपन नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने मुझे ऑफर कराई, उनकी जो फैमिली थी, तो उन्होंने जब मुझे ऑफर कराई कि आप ये हॉस्पिटल ले लें, अप्रूव्ड है सारी चीज़ें, तो अप्रोच भी उन्होंने किया था। तो फिर उसके बाद जो है मैंने वो हॉस्पिटल एक्वायर किया था। अदरवाइज BHU वाला जो ऑप्शन है, BHU प्योरली ऑन मेरिट, उसमें कोई किसी किस्म की सिफारिश नहीं हुई। अगर सिफारिश होती तो मैं यार आपका भी करवा देता है। तो ये सारी चीजें इल्जाम है, तो इस पे कोई वैसे ये भी वो नहीं है। बाकी जो भी चीजें हुई हैं अभी तक, कहीं पे कोई मेरे वाइफ का एडमिशन हुआ है या चीजें हुई हैं, तो वो भी सारी ऑन मेरिट ही थी, उसमें कहीं पे मैंने कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया। अच्छा, एक और भी लोग कहते हैं कि आप ना कंसिस्टेंट नहीं है। उसमें ये है कि आपने पहले पुलिस की जॉब छोड़ी, जिस तरह मैंने आपको अभी पूछा है, उसके बाद आप जिस तरह आपने बताया कि आपको हॉस्पिटल मिला, आपने वो फिर ख़त्म हो गया, उसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई और उसमें आपने किया काम, उसके बाद उसको भी छोड़ दिया, अब आप वकालत कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा लोगों को लगता है कि आप कंसिस्टेंसी से कोई काम नहीं कर रहे। यार जब मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहा था ना, तो उस टाइम पे मेरे जहन में था कि मैं बिजनेस करूंगा। तो बिजनेस तो मैंने करना ही करना था, चाहे मैं वकालत करता तो साथ में बिजनेस मैंने लाजमी करना था। तो वकालत के साथ मैंने जब बिजनेस का सोचा तो प्रोफेसर हॉस्पिटल बनाया, क्योंकि हेल्थ कार्ड था उस स्टेज पे। और हॉस्पिटल बनाना इस वजह से मेरे लिए अट्रैक्टिव था क्योंकि हेल्थ कार्ड पे जब मुफ्त इलाज की सहूलत थी, तो एक अगर आप इस तरह का अगर ऑप्शन मिल जाता है तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन था। तो वो उस स्टेज मैंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब ये गवर्नमेंट खत्म होगी और हेल्थ कार्ड खत्म हुआ, तो वो बिजनेस वेंचर मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहा था। मेरे लिए बेहतर ये था कि मैं स्विच कर जाऊं। और जहां तक बात रही कंस्ट्रक्शन कंपनी की, कंस्ट्रक्शन में एक टाइम पे बहुत बूम रहा था, रियल एस्टेट ऊपर जा रही थी इमरान खान के टाइम पे, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जितने भी थे वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे थे और रियल एस्टेट में काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन था। कंपनी तो मैंने खत्म नहीं की, कंपनी तो अभी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन कंपनी ने काम रोक दिया इस वजह से कि अब जो मार्जिन है वो बहुत ही थोड़ा रह गया है और चीजें उस तरह से ट्रेड नहीं हो रही हैं। रियल एस्टेट इस वक्त बैठा हुआ है और इस स्टेज पे अगर आप सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर आप उसको चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में कोई आपको प्रॉफिट मिले तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट की मार्केट जो एक बबल था वो फटा है और उस फटने से पहले मेरा एग्जिट करना बहुत जरूरी था, जो कि मैंने परसीव कर लिया था कि ये अब मार्केट डाउन होगी। जैसे ये गवर्नमेंट जाएगी तो बहुत सारी पॉलिसीज चेंज होंगी, पॉलिसीज चेंज होने के साथ साथ इस मार्केट में बहुत सारी चेंजेस आएंगी, तो जिसकी वजह से मैंने ये स्टॉप कर दिया था और अल्टीमेटली हुआ भी हुई, मेरी परसेप्शन ठीक थी इस हवाले से। तो इसमें कोई लॉस नहीं हुआ आपका? नहीं, मेरा उसमें कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जब एग्जिट किया था तो पूरे टाइम पे, और जब एग्जिट किया था तो अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट वहां से जनरेट किया था। तो उस वक्त मैंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया था मेरे ख्याल में। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा टी चौक पे। आपने जतोई में, कुछ लोग कहते हैं जतोई को लाहौर बना दिया, तो ये जो आपने टी चौक कैफे ओपन की है, इसके बारे में आपका क्या विजन था? माशाल्लाह, जब अब तो काफी रश रहता है और खाने का मेयार भी बहुत अच्छा है, तो ये बताया कि इतना ज्यादा आपने खर्च कर दिया, तो इसका आपका क्या विजन था? अच्छा देखिए, एक चीज को मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, होटल और कैफे में बहुत डिफरेंस होता है। ये मेरा आइडिया कैफे का था और मैंने इसे कैफे स्टाइल पे ही बनाया है। एक होटल जो होता है या रेस्टोरेंट होता है वो एक डिफरेंट कैटेगरी है, कैफे एक डिफरेंट कैटेगरी है। तो ये कैफे जो मैंने बनाया था, ये कोई एक आइडिया तो था माइंड में, लेकिन जिस तरह से ये बना ये एक्सीडेंटली बना है, इसमें कोई मैं प्लान करके नहीं आया था। ये तो हम दोस्त बैठे हुए थे, तो एक दिन हमने कहा कि यार हम अपने बैठने की कुछ जगह बना लेते हैं। तो हमने बैठने की जगह से स्टार्ट किया और फिर हमने कहा कि हम अपना चाय वाला रख लेंगे, तो जो हमें चाय बना के जो है ना पिला दिया करेगा। बाकी जो है ना एक ओपन सा ग्राउंड होगा जिसमें बाकी लोग कोई आएंगे तो वो भी जो है ना डिजाइन आपने खुद की है? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल डिजाइन मैंने खुद किया, एक एक चीज इसमें खुद डिजाइन की है। बस वो मैं जिस तरह बता रहा था आपको
कि फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें एक्सपेंड करती गई, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना टी चौक जो अब शेप इख्तियार कर गया है, ये अब इस तरह से बनाने में मतलब कभी मैंने एक तरह से एक वक्त में नहीं किया, ये काफ़ी अरसे से जो है ना चलता रहा और मुख्तलिफ स्टेजेस पे जाके इसके प्लान्स चेंज हुए और इसकी शेप चेंज हुई, और अब ये जो मौजूदा सूरत हाल निकली है, जो इसकी मौजूदा मतलब शेप है, वो अब जो आई है वो टोटली एक्सीडेंटल है, कि उसमें प्लान नहीं था। तो ये सारी चीज़ थी। अभी तो आप पिज़्ज़ा भी ऐड कर रहे हैं अपने मेन्यू में, हाँ जी, फास्ट फूड बिल्कुल के साथ बिल्कुल ऑलरेडी बिल्कुल बिल्कुल बारबेक्यू, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बिल्कुल। एडिशन भी आपने शुरू कर दी? हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह विद इन अ वीक और जब हमारे 10 days, पॉडकास्ट हाँ रिलीज बिल्कुल होगी बिल्कुल तो बिल्कुल तब बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो ये इंशाल्लाह पिज़्ज़ा तब तक जो है ना रिलीज मतलब ऐड हो जाएगा इस मेन्यू में, क्योंकि बहुत सारी डिमांड हमें मिलती है, मतलब जब हम ऑर्डर्स लेने जाते हैं तो पिज़्ज़ा की डिमांड आती है, तो जिसकी वजह से हमें लगा कि यार यहाँ पे पिज़्ज़ा की जो डिमांड है तो फास्ट फूड के साथ पिज़्ज़ा भी ऐड कर दिया जाए। बस होना लाहौर मुल्तान की तरह का होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, हम उस तरह से तो जो है ना कर ही नहीं रहे कि जो है ना लोकल टेस्ट टिपिकल नहीं होना। टिपिकल नहीं होगा, इंशाल्लाह उसमें जो है ना एक अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा। अच्छा, ये तो हो गया टी चौक के हवाले से। अब मुझे बताएं, मैंने जब छोटा था आपको देखता था, क्रिकेट का बड़ा शौक होता था, क्रेज था, वो आपने क्यों छोड़ी और कहाँ तक क्रिकेट खेली है? यार देखो, क्रिकेट इज अ थिंग ऑफ पास्ट नाउ, तो वो एक बचपन में था मुझे शौक जो है ना, क्रिकेट मैंने खेली भी सही और बहुत अच्छी खेली यहाँ पे जो है ना। तो बाद में मैं लाहौर जब गया तो उसके बाद एकेडमी शफ़क़त राना क्लब, शफ़क़त राना क्रिकेट अकेडमी एंड क्लब की तरफ से भी खेला। तो वो बस एक स्टेज थी जिस पे जो है ना, जिसे आप कहते हैं फर्स्ट लव, तो वो एक था, खेला बहुत अच्छा खेला, और जब लगा कि यार नहीं कोई स्पोर्ट, कहीं से कोई स्पोर्ट नहीं है, और पेरेंट्स भी चाह रहे हैं कि यार मैं एजुकेशन में आगे जाऊं, मतलब एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन हासिल करूं, फिर किसी अच्छी पोस्ट पे जाऊं, तो फिर मुझसे जाहिर सी बात है कि वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी। और जब मैंने छोड़ा तो छोड़ने वाली चीज़ तो नहीं थी, मतलब बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन फिर वो मैंने फिर डिसाइड किया कि यार नहीं, अगर पेरेंट्स चाह रहे हैं कि मैं एजुकेशन पे फोकस करूं, ये सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो फिर मैंने जो है ना डिसाइड किया कि यार नहीं, अब से नो मोर क्रिकेट, अब जो है ना मुकम्मल फोकस स्टडी पे होगा। तो फिर उसके बाद जो है ना फिर उसके बाद मैंने 2010 से ऑनवर्ड पे मैंने क्रिकेट बिल्कुल उस तरह नहीं खेली, बिल्कुल ही ख़त्म कर दी। बस वो फिर अब ऑन एंड ऑफ कभी कभी फिर मैंने खेली उसके बाद, तो वो भी बस अब जो है ना पिछले कुछ 4-5 सालों से वो भी जो है ना बहुत ख़त्म हो गई, मतलब सॉर्ट ऑफ थिंग। अच्छा, लाइफ में कोई ऐसा काम किया है जिसका आपको रिग्रेट हुआ कि यार ये नहीं करना चाहिए था, कोई ऐसा काम? यार नहीं, जो भी काम किया है ना तो दिल से किया है मैंने, और इसमें कभी मुझे जो है ना कभी रिग्रेट नहीं फील हुआ कि यार ये मुझे करना चाहिए था या ये मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी ज़िंदगी का बेस्ट पार्ट दिया है, और हमेशा 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 खुद पे कॉन्फिडेंस रखा है, और मुझे यकीन है, मेरा एक अपना मतलब अंदर का जो सेल्फ बिलीफ है बहुत स्ट्रांग है। मैं कहता हूँ कि यार जो मैं कर रहा हूँ ना वो होगा, और वो होता भी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी हुआ है अब तक बेस्ट हुआ है, और मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा हुआ है माशाल्लाह। तो इस वजह से जो है ना मैं अब कहता हूँ कि जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो 100 रास्ते आगे से खुल जाते हैं इंसान के। तो इसीलिए अब जब इंसान की वो ताकत ही है इंसान में कि वो खुद से कुछ कर सके, सारी चीज़ें तो मतलब अल्लाह ताला की तरफ से हो रही होती है। जब इंसान का बिलीव हो, जो करता है अल्लाह करता है, और अल्लाह जो करता है बहुत बेहतर करता है। तो मैंने बहुत फेलियर देखी है, बहुत सारी फेलियर्स, गिनवा नहीं सकता, मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ तक, लेकिन स्टिल मैं जहाँ पे पहुँचा हूँ वहाँ मैंने बेस्ट, मतलब जो मुझे मिला अभी तक वो बेस्ट से बेस्ट मिला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे वैसे भी जो है ना थॉमस एडिसन की एक बात बहुत अच्छी लगती है, जब आप बार बार फेल हो रहे हो तो आपका ज़रा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी शेक हो जाता है, आप बड़े मायूस हो जाते हैं। थॉमस एडिसन की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आई हैव नॉट बीन फेल्ड, I just have found 10,000 ways that doesn't work। तो वो जब बल्ब बना रहा था तो लोगों को जो है ना ये लगता था कि यार तुम मुझसे कहते थे कि जो है ना ये बल्ब नहीं बन रहा, तुम ऐसे ट्राई कर रहे हो, तो जो है ना
तो उसने कहा मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने तो 10,000 नए तरीके बता दिए कि यार इससे बल्ब नहीं बन सकता। तो ये भी एक स्टेप होता है, फेलियर भी जो है ना एक स्टेप फॉरवर्ड होता है आपकी तरक्की की तरफ। तो फेलियर पे कभी जो है ना इंसान को वो नहीं करना चाहिए, परेशान होना चाहिए। तो ये भी चीज़ें हैं, इसी वजह से मैं कभी रिग्रेट नहीं किया, कभी जो भी चीज़ की है दिल से की है, तो सो फार सो गुड चल रहा है। अच्छा, कुकिंग आपकी हॉबी है या मजबूरी? मजबूरी किस तरह हो सकती है? शादीशुदा आदमी है? नहीं यार, ये शादी से पहले की चीज़ है। तो मैं तो कुकिंग जो है ना बड़े अरसे से कर रहा हूँ। शादी तो थोड़ा सा हुआ, तो 5 साल की बात है। मैं तो हॉबी है? ये तो मेरी बड़ी पुरानी हॉबी है, हॉस्टल डेज से जो है ना स्टार्ट किया था। तो कुकिंग में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरानी मतलब उसमें शौक से करता हूँ। अच्छा भाई, लास्ट में आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हमारी ऑडियंस को अगर कोई पैगाम देना चाहे, क्योंकि जो भी हमारे गेस्ट आते हैं हम उन्हें कहते हैं कि हमारी ऑडियंस के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहे ताकि उनको भी आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे फ़ायदा हो, तो कोई एक मैसेज। यार मेरा एक सीधा साधा मतलब वो है, मैं हमेशा कहता हूँ, अब भी कहूँगा आपकी ऑडियंस को कि फॉलो योर ड्रीम्स, ठीक है? और अपने गोल्स को पहले अपने अंडरस्टैंड करो, ठीक है? आप क्या हासिल कर रहे हो, फिर उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दो। फिर आप वो जो मंजिल है ना वो आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। शुरू में मुश्किलात होती हैं, कभी भी कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती, लेकिन कभी भी रास्ते में इंसान को फेड अप नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करेंगे तो बहुत सारी मुश्किलात भी पेश आएंगी, बहुत सारे मसले भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको डिस्टर्ब करेंगी, आपका जो हौसला है वो पस्त हो जाएगा, लेकिन स्टिल आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपने वो जो पेशेंस है वो दिखानी है, और पेशेंस के बाद जो सब्र का जो फल होता है, वो जिस तरह कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो आप जो है ना फिर बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन होंगे। तो इसीलिए पेशेंस के साथ अपने ड्रीम्स को फॉलो करें। थैंक यू सो मच भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ऑडियंस, ये मेरे बड़े भाई थे, इन्होंने मुझे मोटिवेशन दी कि यार तुम ये कर सकते हो, और आज मैं आपके सामने हूँ। तो इसी बात के साथ कि अगर आपके कोई ड्रीम्स हैं, हमेशा ख्वाब बड़े देखिए। जब आप ख्वाब बड़े देखते हैं तो आप अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं, और वही बंदा कामयाब होता है जो ड्रीम्स देखता है, मेरा ये मानना है। तो अगर ये एपिसोड आपको पसंद आती है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आप ऑलरेडी मेरी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर गेस्ट के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान, अल्लाह।